everyone. Hope you all are doing good in your studies. So first of all, thank you so much for your love and support. तो आ गया है पार्ट 22 MCQ फॉर नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स. ये भी एक सेकेट्रिक स्पेशल क्लास है. इसमें हम कुछ सेकेट्रिक के रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे. सेकेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम एम्स का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेटेज में आती है और फंडामेंटल्स. ठीक है, तो मेरे पिछले 21 पार्ट्स में फंडामेंटल बहुत है और हर एक सब्जेक्ट के बारे में MCQs मैंने डिस्कस किए हुए हैं. अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पीछे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा. एंड विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं. पर उससे पहले अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप कोई टॉपिक इलेबोरेशन के लिए चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. मैं हर ऑल्टरनेट डे पे एक टॉपिक इलेबोरेट करती हूँ. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर्म्ड विजुअल हलूसिनेशन आर सीन इन. ठीक है, विजुअल हलूसिनेशंस जो होती हैं, ऐसे लगता है कि कुछ है विदाउट एनी स्टिमुलाई. किसी चीज़ के प्रेजेंट होने की वजह से भी, कोई स्टिमुलस भी नहीं है, हलूसिनेशंस उनको बोलते हैं. किसी को लगता है कि कोई खड़ा है या फिर कुछ है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो वो हमारे किस ब्रेन के रीजन में लीजन बनता है, तो ऐसा होता है. तो पैराइटल में, टेम्पोरल में, फ्रंटल में, ऑक्सीपिटल में, किस में बनता है? तो विजुअल हलूसिनेशंस जो हैं वो लीजन इन टेम्पोरल रीजन में ही देखी जाती हैं ज़्यादातर. ठीक है, टेम्पोरल रीजन में. ठीक है, जैसे कि कोई विविड ऑब्जेक्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, पर्सन्स हैं, हमें लगता है वो नहीं प्रेजेंट होते पर हमें लगता है कि वो प्रेजेंट हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो थोड़ा ऐसा रहता है कि उसको ऐसा फील होने में कॉन्टिन्यूशन ही हो जाती है, मतलब वो ऐसा फील ही करता रहता है. तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. विजुअल हेलुसिनेशन के बारे में तो, इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन के बारे में तो मैं टॉपिक एक दिन डाल दूंगी इलेबोरेशन करके, आपने लिखा है. ओरल रीजन में लीजन की वजह से विजुअल हेलुसिनेशन जो है वो फॉर्म्ड होती हैं. ठीक है, और विजुअल हेलुसिनेशन ज़्यादातर किस पेशेंट में ज़्यादा देखी जाती है? स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखी जाती है. नेक्स्ट पे चलते हैं. अमंग ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ओवरऑल प्रायोरिटी गोल ऑफ इन पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट. इनमें से कौन सा प्रायोरिटी गोल होगा जो इन पेशेंट है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में, मतलब जो पेशेंट हमारे पास रह रहा है उसके लिए? प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, मॉनिटर एंड मिनिमाइज सेल्फ हार्म बिहेवियर, स्टेबलाइजिंग एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी, इनकरेज टू कम फॉर फॉलो अप रेगुलर. एक पेशेंट है हमारे पास, साइकेट्रिक का ट्रीटमेंट ले रहा है, वो हमारे पास ही रह रहा है, तो हमारा ओवरऑल प्रायोरिटी गोल कौन सा होगा? ओवरऑल तो क्या होगा? स्टेबलाइज एंड रिटर्न टू द कम्युनिटी. देखो, हमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए और अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाए और अपनी कम्युनिटी में अपना वर्क करे. देखो, वायलेंस तो हमारा ओवरऑल नहीं होता, ना सेल्फ हार्म होता है, ना रेगुलर फॉलो अप होता है. हमें होता है कि जो पर्सन पहले था, अपनी मेंटल इलनेस के पहले था, वैसा ही वो रिटर्न टू द कम्युनिटी वैसा ही हो जाए और स्टेबलाइज हो जाए. तो ओवरऑल प्रायोरिटी गोल है. आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ओवरऑल लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. In psychosomatic disorders, which of the following factor cause physical symptoms? Psychosomatic disorders में कौन सा जो है physical symptom cause करता है? देखो, साइकोसोमेटिक, अब पहली बात तो डिसीज़ होती क्या है? ठीक है, जिसमें पर्सन अपनी फिजिकल सिम्टम्स में देखता है, मतलब उसे लगता है कि मैं फिजिकली मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम अनवेल. ठीक है, जैसे उसको लगेगा कि मुझे कोई बीमारी हो गई है. ठीक है, या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे यहाँ पे कुछ हो गया है, मतलब वो अपनी बॉडी को फील करता है अनइवन वे में, कि उसको लगता है कि वो ठीक नहीं है. ठीक है, वो फिजिकली ठीक नहीं है. तो इसमें कौन सा सिम्टम देखा जाता है? जेनेटिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर. कौन इसको कॉज करता है? तो करता है हमारा फिजिकल फैक्टर. देखो, जो ये पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, ये फील करते हैं कंसर्न अपनी बॉडी फंक्शन को लेके. ठीक है, कि उनका जो बॉडी फंक्शन है वो ठीक कर ही नहीं रहा, वो ज़बरदस्ती का करेंगे बिकॉज दे आर मेंटली इल. तो फिजिकली फैक्टर जो उनका होता है इस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन पे. A state of diminished consciousness in which the patient remain mute and still with the eye open. एक ऐसी स्टेट है कॉन्शियसनेस की जिसमें पेशेंट जो है वो म्यूट रहता है, चुप रहता है, और उसकी जो आईज है वो ओपन रहती हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? कैटाटोनिक, स्टूपर, पैनिक या फिर हिस्टीरिया.
सो उसको हम बोलते हैं स्टूपर. स्टूपर इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन रिमेन म्यूट. वो बैठा रहेगा, तुमने देखा होगा वो पेशेंट बैठा रहता है, ठीक है, एकदम म्यूट बैठा रहता है और उसकी आंखें एकदम ओपन होती है. जैसे हम बोलते नहीं किसी को सदमा लग गया तो वो ऐसे ही रह जाता है, वैसा पेशेंट होता है वो स्टूपर वाला. कैटाटोनिक का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें साइकोमोटर इनएबिलिटी हो जाती है और बिहेवियर अबनॉर्मेलिटी हो जाती है, ठीक है. इमोबिलिटी मतलब कि वो मोटर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता कोई भी, और उसका जो बिहेवियर है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है. और पैनिक का तो पता ही है आपको, एंग्जाइटी के बाद पैनिक अटैक्स आते हैं. हिस्टीरिया मतलब पेशेंट जो है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो करता है. नेक्स्ट पे चलते हैं. While talking to her client, nurse come to know that the client moved from one idea to another idea which are not related. This phenomena is called. जब वो client है वो अपने पेशेंट के साथ, नर्स जो है अपने क्लाइंट के साथ बात कर रही है, तो उसे पता चल रहा है कि जो क्लाइंट है वो एक आइडिया से अनदर आइडिया पे जा रहा है, पर वो दोनों आइडियाज़ एक दूसरे से रिलेट नहीं करते. तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इकोप्रेक्सिया, सर्कमस्टेंशियलिटी, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ऑल ऑफ अबव. सो इसको हम क्या बोलते हैं? लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन. ये लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन किस में हमने पढ़ा था? 4A's में, और 4A's हमने पढ़े थे स्कीज़ोफ्रेनिया में. मैंने आपको बताया भी था. मैं स्कीज़ोफ्रेनिया टॉपिक भी थोड़े दिन में डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. इसमें लूज ऑफ एसोसिएशन भी आता है, एम्बीवेलेंस भी आता है, ठीक है. हमने ये सारे कर रखे हैं, ठीक है. तो 4A's में लूज ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जो पर्सन है वो क्या करता है, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जाता है पर उसका कोई भी लिंक नहीं होता, ठीक है. वो पहले बोल देगा मैं उस पहाड़ पे चढ़ा, फिर मैं उस नदी में कूदा, ठीक है, ठीक है. उसके बाद ये 4A's है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीज़ोफ्रेनिया का टॉपिक, ठीक है. उसमें 4A's आते हैं: एम्बीवेलेंस, एसोसिएटिव लूजनिंग, ऑटिस्टिक थिंकिंग और एफेक्टिव डिस्टर्बेंस. इकोप्रेक्सिया मैंने कल ही वाले अपने लेक्चर में कराया है, एमसीक्यूज़ वाले, कि जब पेशेंट जो है मूवमेंट रिपीट करता है फिजिशियन की. और सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या होता है कि पर्सन जो है, हम उससे कोई क्वेश्चन करेंगे तो वो उस क्वेश्चन पे पहुंच जाएगा पर घुमा फिरा के पहुंचेगा, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग? इनमें से कौन सा एक जर्नल प्रिंसिपल है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का? जजमेंट ऑफ पेशेंट सिम्टम, यूज अ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल, रिपीटिव टॉकिंग या फोकस ऑन द सिम्टम ऑफ पेशेंट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यूज़ अ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेराप्यूटिक टूल, क्योंकि हमें खुद की अंडरस्टैंडिंग से ही उसे एक थेराप्यूटिक टूल बनाना पड़ता है ताकि हम पेशेंट के साथ एक अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना के अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको ठीक कर पाएँ, ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. A patient approached the nurse asking for advice on how to deal with his alcohol addiction. एक पेशेंट है वो नर्स से अप्रोच करता है कि वो अपनी अल्कोहल एडिक्शन को कैसे डील करे. नर्स शुड टेल द क्लाइंट ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट है. नर्स उस क्लाइंट को बताएगी जो ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अल्कोहल का, अल्कोहलिज्म का, इस चीज़ को लेके. वो है साइकोथेरेपी या फिर अल्कोहलिस्ट एनोनिमस या फिर टोटल एब्सटिनेंस या फिर अवर्जन थेरेपी. तो वो क्या बताएगी पेशेंट को कि टोटल इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है अपनी अल्कोहल छोड़ने का? दैट इज़ टोटल एब्सटिनेंस. देखो जो ये सारे हैं ना, साइकोथेरेपी, अल्कोहल एनोनिमस या फिर अवर्जन थेरेपीज़, ये क्या करती हैं? ये ना इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है. ये क्या करती हैं? ये इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाती हैं. क्योंकि हम ये थेरेपीज़ तीनों क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं ना ताकि जो पेशेंट है वो अल्कोहल छोड़ दे, ठीक है. बट अगर उसे प्रॉपरली जाना है, अल्कोहल एडिक्शन से हटना है, तो उसको टोटल एब्सटिनेंस करना ही पड़ेगा, ठीक है. क्या है? ऑल ऑफ अदर 3 आर एडजेक्टिव थेरेपीज़ हैं जो कि सपोर्ट करती हैं क्लाइंट को इन द एफर्ट्स टू एब्स्ट्रेन, ठीक है, ठीक है. एब्सटिनेंस के एफर्ट्स में ये तीनों थेरेपी हेल्प करती हैं, पर टोटल जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो क्या है? टोटल एब्सटिनेंस. नेक्स्ट पे चलते हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड द नर्स एलिमिनेट फ्रॉम द डाइट ऑफ क्लाइंट इन अल्कोहल विड्रॉल? एक पेशेंट है, उसका अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट है वो, ठीक है. उसमें कौन सी डाइट नहीं देगी? मिल्क, ऑरेंज जूस, टी या फिर कॉफ़ी? तो वो उसे कॉफ़ी नहीं देगी क्योंकि कॉफ़ी में क्या होता है, हमारा
कैफीन होता है। जो कैफीन है ना वो क्या करेगा, साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करेगा। देखा होगा आपने, जब आप नींद आ रही होती है, आपने पढ़ना होता है, आप कॉफ़ी ले लेते हो, ठीक है, वो क्या करता है, हमारी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करता है। उससे क्या होता है कि पेशेंट जो है काम करने लग जाता है, एक्टिव हो जाता है। पर अगर हम इस पेशेंट को देंगे तो वो क्या करेगा, उसकी एंग्जाइटी इंक्रीज़ कर देगा, एजिटेशन इंक्रीज़ कर देगा, जिससे पेशेंट क्या हो जाएगा, ट्रैमर्स में भी जा सकता है और अवेकफुल भी रहेगा, ठीक है, वो क्या होगा, अवेकफुल भी रहेगा, जगह जगह भी रहेगा, तो उसे दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए हम उसे कॉफ़ी नहीं देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ अ फीचर ऑफ क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है, क्लाउडिंग हुई है। सिलेक्टिव एमनेजिया, डिमेंशिया, डिलीरियम, एल्ज़मीयर डिजीज़। तो क्या होता है, तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस को हम बोलते हैं डिलीरियम, क्योंकि क्लाउडिंग हुई है, ठीक है, धुंधला धुंधला सा है बट उसे याद है, लूज नहीं है, इट्स लाइक क्लाउडिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विद डिलीरियम एक्सेप्ट, इनमें से सारी चीज़ें ट्रू हैं बस एक को छोड़ के। जब हम पेशेंट, कौन से पेशेंट की केयर कर रहे हैं, डिलीरियम वाले की। अलाउ द क्लाइंट टू वियर हिज और हर ओन क्लॉथ्स, अवॉइड रूम चेंज स्पेशली एट नाइट, रिफ्रेन फैमिली मेम्बर्स टू स्टे विद द पेशेंट, अवॉइड फिजिकल रिस्ट्रेन वेन एवर पॉसिबल। तो देखो, हम कभी भी रिफ्रेन नहीं करेंगे फैमिली मेम्बर्स को टू स्टे विद द पेशेंट, हमें बल्कि उनको रोकना नहीं है। देखो, पेशेंट को अलाउ तो करना है ऑब्वियसली, उसको क्यों नहीं अपने कपड़े डालने देने, और उसको स्पेशली नाइट टाइम पे हमने रूम चेंज नहीं करने देना, क्योंकि हमने पढ़ा था सन डाउनिंग सिंड्रोम जो है वो होता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट जो है जैसे जैसे इवनिंग आती है वो भूलता जाता है, और उसको फिजिकल रिस्ट्रेन भी नहीं करना, ठीक है। तो स्पेशली इसमें क्या गलत है, रिफ्रेन फैमिली मेंबर टू स्टे विद द पेशेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अल्कोहल विड्रॉल इज, अल्कोहल विड्रॉल का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है, बॉडी एक, ट्रैमर्स, रिनोरिया या फिर डायरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो पेशेंट को ट्रैमर्स देखने को मिलते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है, विद इन 4 to 12 आवर्स ऑफ सिजेशन और रिडक्शन इन हैवी और प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल, ठीक है, विद इन 4 से 12 आवर्स ऑफ सिजेशन और रिडक्शन। जब वो सिजेशन होती है मतलब बंद कर देता है और रिड्यूस कर देता है अल्कोहल लेना, तो उसके जो हैंड, टंग और आईलिड्स और म्यूकस में ना उसके म्यूकस मेम्ब्रेन्स में सिक्रीशंस होती है, तो उसकी वजह से उसको ट्रैमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं और उसे नोजिया भी फील होता है। बाकी सब है बट ये लेट साइंस है, पर मतलब ये भी साइंस है बट ये कॉमन साइंस नहीं है, बट जो कॉमन सिम्टम है वो है हमारा ट्रैमर्स। लास्ट पे चलते हैं क्वेश्चन। ECT इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर, ECT जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसके लिए नहीं है, मेनिया, स्वीयर साइकोटिक डिप्रेशन, डिप्रेशन स्टूपर, कैटाटोनिया। तो किसके लिए नहीं है जो ECT है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, किसको हम नहीं देते। तो हम जो ECT है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसका नहीं है, हमारे मेनिया वाले पेशेंट का। डिप्रेशन वाले पेशेंट को भी ECT फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, डिप्रेसिव स्टूपर वाले को भी, और कैटाटोनिक की। इन तीनों को मैं अभी डिफाइन करके आई हूँ। कैटाटोनिया क्या होता है कि उसकी साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत इमोबाइल हो जाती हैं, ठीक है, कर ही नहीं पाता और उसकी बिहेवियर अबनॉर्मलिटी आ जाती है। ये भी डिप्रेशन के अंडर ही फॉल करता है, बट जो मेनिक पेशेंट है उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही नहीं है, उसमें चलती है ज़्यादातर लिथियम थेरेपी। सो ये थे कुछ साइकेट्रिक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट, एंड आई होप यू आर वर्किंग हार्ड